नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो 12th क्लास ज्योग्राफी लेसन 6 विश्व मानव अधिवास वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट 3 ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप पर आधारित है। इस वीडियो के भाग 2 में हमने निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया था। मानव अधिवासों का वर्गीकरण, ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण बस्तियाँ, ग्रामीण अधिवास के प्रकार, सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप और ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अधिवासों की बसावट की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। जिस तरह से मकान, एक मकान के बाद दूसरा मकान, दूसरे के बाद तीसरा मकान, इस तरह से बहुत सारे घर बनने के बाद जब वह एक आकृति का रूप लेता है, वह बस्ती जिस भी आकृति का रूप लेता है, उसी आकृति के आधार पर इस आकृतियों को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक कारक जैसे धरातल का स्वरूप कैसा है, नदियाँ, जलाशय, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल आदि निर्धारित करते हैं। जैसे अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में किसी बस्ती या अधिवास का निर्माण होगा तो उनका प्रतिरूप अलग होगा। किसी खुले मैदान में अधिवासों का प्रतिरूप अलग होगा। नदियों के किनारे या नदियों के बहाव क्षेत्र में इन अधिवासों का प्रतिरूप अलग अलग होगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग और भिन्न भिन्न अधिवासों के प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे और इनका निर्माण किन अवस्थाओं में होता है यह जानेंगे। सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों या ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप में सबसे पहला प्रतिरूप है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप की आप सबसे पहले इमेज देख रहे हैं। रेखीय प्रतिरूप इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार, डोरी, रिबन प्रतिरूप भी कहते हैं। यह इनके उपनाम है रेखीय प्रतिरूप के। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, जो दूर से देखने पर एक रेखा के समान दिखाई देता है। रेखीय प्रतिरूप में जब कोई सड़क या कोई नहर, नदी है, उसके आसपास जब अधिवासों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के अधिवासों को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रतिरूप में आवास एक दूसरे के पास और पंक्तिबद्ध रूप में होते हैं। जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान में जयपुर जिले का बरवड़ा गांव इसी रेखीय प्रतिरूप का एक उत्तम उदाहरण है। अगला प्रतिरूप देखते हम तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप सागर में किसी अंतरीप के शीर्ष पर या नदी विसर्प के सहारे अथवा दो आब के बीच प्राय एक तीरनुमा अधिवास या बस्ती का निर्माण होता है तो उसे तीर प्रतिरूप कहते हैं। अंतरीप सागर में कई बार जो भूमि होती है वो काफ़ी अंदर तक होती है,
तो सागर में वह अंदर तक की जो भूमि होती है वह अंतरीप कहलाती है और उस पर विकसित बस्ती तीर प्रतिरूप होती है। नदी मार्ग, जब नदी की वृद्धावस्था आती है तो नदी विसर्प बना के चलती है और इस विसर्प के सहारे अगर कोई बस्ती विकसित होती है तो वह भी तीर का प्रतिरूप बनाती है। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। उन नदियों के बीच की भूमि पर विकसित प्रतिरूप भी तीर प्रतिरूप कहलाता है। ऐसे स्थान पर आगे के भाग में अधिवास विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण इस प्रकार के अधिवासों का विकास बस्ती के पिछले भाग की तरफ होता है और यह एक तीर की भांति रूप ले लेता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास इस प्रकार के उदाहरण है। तीसरा प्रतिरूप है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप है उसमें दो सड़कें आपस में मिलती है लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है और इस प्रकार के प्रतिरूप को त्रिभुज आकार प्रतिरूप कहते हैं। भारत में इस प्रकार के अधिवास के उदाहरण हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलते हैं। अगला प्रतिरूप है आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है। अगला प्रतिरूप है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आपस में मिलती है तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने के कारण एक दूसरे के समानांतर नहीं होती और इस वजह से यह बस्ती जो प्रतिरूप या जो आकृति लेती है वह अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहलाती है। विश्व में घनी बसी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भाग में इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान एवं तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप प्रमुख रूप से दृश्यमान होते हैं। अगला प्रतिरूप है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप में किसी झील, तालाब, कुएं, किले या धार्मिक स्थल अथवा गांव की चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से जो बस्ती का वृत्ताकार रूप सामने आता है, इस कारण इस प्रकार के आकृति में बसी बस्ती या अधिवासों को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप प्रारंभ में नाभिक प्रतिरूप के रूप में सामने आता है और धीरे धीरे जब यह बस्ती अपना आकार बढ़ाती है, विस्तृत रूप लेती है, तो विस्तृत रूप में इसी नाभिक प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अगला प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप।
तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अर्य प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है, किंतु बाद में जब बाहर की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें और उन सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति एक तारे जैसी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के आकृति वाले अधिवासों को तारा प्रतिरूप कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों का अगला प्रतिरूप है पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर, केंद्रीय स्थल मंदिर, मस्जिद, तालाब, नदी, झील हो सकती है या गांव की चौपाल हो सकती है, तो जब किसी गांव में किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं तो इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे, जैसे यह केंद्रीय स्थल है, बाजार हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केंद्रीय स्थल के चारों तरफ बस्ती का निर्माण हो रहा है, मकानों का निर्माण हो रहा है। तो इस वजह से यह प्रारंभ में तो एक वृत्ताकार प्रतिरूप का रूप ले रहा है, लेकिन जब इस प्रतिरूप के निर्माण के बाद इस गांव से बाहर जाने वाली सड़क, उस सड़क के किनारे किनारे भी मकानों का निर्माण हो जाता है, तो यह दूर से देखने पर एक हाथ से हिलाने वाले पंखे के रूप में दिखाई देता है। इस कारण इस प्रकार के प्रतिरूप को पंखा प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रतिरूप है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप मानव द्वारा जब अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी पूर्व योजना के मकानों का निर्माण किया जाता है, और इस प्रकार बिना किसी पूर्व योजना के जब मकान बनते हैं 1 से 2, 2 से 4, तो जो बस्ती बनती है उस बस्ती में भी कोई पूर्व योजना दिखाई नहीं देती और यह बस्ती आकार रहित होती है। तो इन आकार रहित अधिवासों के विकसित होने से जो अधिवास निर्मित होते हैं उन्हें अनाकार प्रतिरूप वाले अधिवास कहते हैं। इस प्रकार अनाकार अधिवास सामने आते हैं। अनाकार प्रतिरूप में सड़कें तथा गलियां शेष भूमि पर आवश्यकता के अनुसार बाद में विकसित होती है, इसलिए प्राय सभी सड़कें और गलियां टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार होने के साथ साथ ही सकरी भी होती है। भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में बसे हैं। इस श्रेणी में राजस्थान के बारां जिले का लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का ही एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रतिरूप है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर बसे होते हैं, जिनमें मकान एक दूसरे से सटे हुए हो सकते हैं और एक दूसरे के से दूर दूर दोनों ही प्रतिरूपों में हो सकते हैं। इन मकानों की पंक्तियाँ ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। जैसे जैसे ढाल बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक के ऊपर एक मकान सीढ़ी के आकार में बने होते हैं। इस कारण इस प्रतिरूप को सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। भारत में हिमालय, विश्व में रॉकीज, इंडीज और आल्प्स पर्वतों में जो ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है वह इसी प्रतिरूप में बसी है। अगला प्रतिरूप है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता प्रतिरूप जो है वह दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्तों के भांति नजर आने के कारण इन्हें मधु छत्ता प्रतिरूप कहते हैं। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों से निर्मित गांव जैसे टोडा जनजाति निर्मित करती है। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के बसे गांव तथा दक्षिण अफ्रीका में
जुलू जनजाति के लोग इस प्रकार के जो झोंपड़े बनाते हैं और उन कच्चे पक्के झोंपड़ों को दूर से देखने पर यह जो प्रतिरूप है वह मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इस कारण इस प्रकार की बस्तियों को मधुमक्खी छत्ता या मधु छत्ता प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिरूप भी होते हैं। अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप और मकड़ी प्रतिरूप प्रमुख है। ये हुए हमारे ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रतिरूप। अब हम देखते हैं ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों में निम्न समस्याएं दृष्टिगोचर होती है। सबसे प्रमुख समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अधिवासों की बस्तियों में यहाँ पर आवागमन के साधनों का काफ़ी अभाव होता है। इस कारण ग्रामीण अधिवासों तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक परिवहन साधनों का अभाव होता है और व्यक्तिगत साधन के माध्यम से ही इन बस्तियों तक पहुँच हो सकती है। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने और जाने की एक गंभीर समस्या बनी रहती है। यहाँ पर दूसरी समस्या होती है स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में पेयजल की समस्या ग्रामीण अधिवासों में विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे यहाँ के निवासी कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ जल इन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा और दूषित जल के कारण कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अगली समस्या है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। हम सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी समीपवर्ती निकटवर्ती नगर में जाना पड़ता है और यहाँ पर आवागमन के साधनों का काफ़ी अभाव होता है। इस कारण समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण अक्सर इन अधिवासों के मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है और यह गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अगली समस्या है यहाँ पर विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण अधिवासों में नियमित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। इससे दैनिक एवं कृषि कार्यों में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ अगली समस्या है रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर बेरोजगारी के तीनों प्रकार। पहला प्रकार पूर्ण बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार होता है, उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता। तो उस बेरोजगारी का दूसरा प्रकार है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी में मानव के पास रोजगार तो होता है, लेकिन मानव जो योग्यता धारण करता है उस योग्यता के अनुसार उसको रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण वह दूसरे रोजगार के अवसरों में कार्य नहीं करता और बेरोजगार होता है। उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो बेरोजगारी है वह मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कृषि से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोगों में पाई जाती है कि अच्छी बरसात होगी या मौसम आधारित जो परिस्थितियाँ होगी उनमें तो उनको रोजगार उपलब्ध होगा और जैसे ही मौसम परिवर्तित होगा तो उनके पास किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो गाँवों में बेरोजगारी की समस्या इतनी व्याप्त है और इस कारण यहाँ पर बेरोजगारी के तीनों प्रकार पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी तीनों ही रूप यहाँ पर पाए जाते हैं। युवा शक्ति रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर कम मजदूरी के कारण अपना और अपने परिवार को नारकीय जीवन व्यतीत करने में को विवश करते हैं। अगली समस्या है सूचना तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। इनके कारण ग्रामीण अधिवास सूचना तकनीक एवं इंटरनेट से जुड़ नहीं पाते, जिस कारण छोटे छोटे कार्यों के लिए भी इन लोगों को
निकटवर्ती शहर या नगर में जाना पड़ता है और इस प्रकार इन लोगों के काफ़ी समय और काफ़ी धन का दुरुपयोग हो जाता है। अगली समस्या है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश युवक और युवतियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश गांवों में आज भी हमारे समाज की सोच यह है कि लड़कियों को हम पढ़ाई के लिए गांव से अधिक दूरी पर नहीं भेज सकते और इस कारण इन लोगों की पढ़ाई जो है वो बीच में ही छूट जाती है। तो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप, प्रकार और उनकी समस्याओं से अवगत होने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।